नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 1 अप्रैल 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़े या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। राणा की बीजेपी में एंट्री पर यह क्या बोल गए चंद्रशेखर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक चंद्रशेखर ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजेंद्र राणा की भाजपा में एंट्री धूमल परिवार को नीचा दिखाने के लिए करवाई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राणा ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद से उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल को हराया। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होने के बावजूद धूमल मुख्यमंत्री पद हासिल करने से चूक गए। एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर पद संभालने के बाद एक बार भी प्रेम कुमार धूमल से मिलने उनके घर नहीं गए, लेकिन अब उपचुनाव से पहले जयराम ठाकुर को धूमल परिवार की याद आई है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला की जनता अभी भी पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में धूमल और उनके परिवार के साथ हुए दुर्व्यवहार को भूली नहीं है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जयराम ठाकुर ने प्रेम कुमार धूमल के कोई काम नहीं किए और राजेंद्र राणा के कामों को ही प्राथमिकता पर किया। यही नहीं, राजेंद्र राणा की भाजपा में एंट्री धूमल परिवार के विरोध के बावजूद हुई। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा और धूमल परिवार के संबंध जनता के सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद जयराम ठाकुर ने धूमल परिवार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई और उनका अपमान किया है। चंद्रशेखर ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में जयराम ठाकुर एक बार भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का हाल जानने के लिए उनके घर नहीं गए। अब जबकि उनके विरोधी राजेंद्र राणा भाजपा में शामिल हुए हैं, तो जयराम ठाकुर का धूमल प्रेम अचानक से जाग गया है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि राजेंद्र राणा ने भाजपा छोड़ने के बाद पिछले 11 वर्षों में प्रेम कुमार धूमल का कदम कदम पर अपमान किया। राणा यूं तो धूमल को अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि शिष्य ही गुरु की जड़ें काटने में लगा रहा। उन्होंने कहा कि अब भाजपा में शामिल होने के बाद राजेंद्र राणा किस मजबूरी में समीरपुर के चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि हमीरपुर की जनता समझदार है और राजेंद्र राणा के बहकावे में बार बार आने वाली नहीं है। राजेंद्र राणा का असली चेहरा मतदाताओं के सामने है, क्योंकि भाजपा का दामन थामकर उन्होंने अवसरवादी राजनीति का परिचय दिया है। सुजानपुर की जनता आया राम गया राम की राजनीति को करारा जवाब देगी और उपचुनाव में उनकी हार निश्चित है। उन्होंने कहा कि 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनबल से भाजपा की धनबल राजनीति का अंत होगा। समाचार नंबर 2। बैठक में कंगना आई तो नहीं पहुंचे दिग्गज भाजपाई। संसदीय क्षेत्र मंडी के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक भीमाकाली मंदिर मंडी परिसर में शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा राजीव बिंदल और मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत बैठक में पहुंची हैं। कंगना का मंडी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद कंगना का सभी कार्यकर्ताओं में पदाधिकारी द्वारा परिचय करवाया गया।
बैठक में भाजपा संसदीय क्षेत्र मंडी में कंगना रनौत के चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति तय करेगी। इसके साथ ही अन्य मामलों पर भी चर्चा होगी। बैठक में भाजपा के लाहौल स्पीति से प्रत्याशी रवि ठाकुर भी पहुंचे हुए हैं, जबकि भाजपा द्वारा कंगना को टिकट देने के बाद नाराज चल रहे पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय राणा बैठक में नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ ही लाहौल स्पीति से भाजपा से दूर चल रहे पूरे मंत्री डा रामलाल मारकंडे ने भी बैठक से किनारा किया हुआ है। समाचार नंबर 3। श्रीनयनादेवी में श्रद्धालुओं की बस का एक्सीडेंट। उत्तरी भारत के विख्यात तीर्थ स्थल श्रीनयनादेवी जी में सोमवार को उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचे। इस दौरान माताजी के दर्शन के लिए आई अलीगढ़ की एक महिला विमलेश कुमारी उम्र 45 वर्ष निवासी अलीगढ़ बस की चपेट में आ गई तथा उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार आज सुबह काफी संख्या में अलीगढ़ से माता के दर्शनों के लिए हर वर्ष की भांति इस बार भी श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आए हुए थे। इस दौरान महिला विमलेश कुमारी उम्र 45 वर्ष भी माता के दर्शनों के लिए पैदल जा रही थी कि अलीगढ़ की एक बस की चपेट में आ गई, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। डीएसपी विक्रांत ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी हुई है तथा पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है। बता दें कि हर वर्ष की भांति लगभग 100 से ज्यादा बसें यूपी के अलीगढ़ से माता के दर्शनों को आती हैं। गत वर्ष भी एक बस के लुढ़क जाने के कारण कुछ नुकसान हुआ था तथा उसी तरह से आज एक महिला बस की चपेट में आ गई तथा उसकी मौके पर ही मौत हो गई। समाचार नंबर 4। एक वोट पीएम तो एक सीएम को। सत्ता का केंद्र कहे जाने वाले हमीरपुर ने नारायण चंद्र पराशर, ठाकुर जगदेव चंद, 2 बार के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सरीखे ऐसा नेता दिए हैं, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता के बूते देश और प्रदेश की राजनीति में न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया बल्कि जिला के साथ साथ प्रदेश को एक अलग पहचान भी दिलाई है। अब प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसी जिला से आते हैं, जो कि नादौन विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। वे भी अपनी नेतृत्व क्षमता के बल पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। यूँ कहे तो नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस के पास केवल मात्र वही एक मुख्यमंत्री है। अब जैसा कि सबको ज्ञात है कि हिमाचल की राजनीति में जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 1 महीने से चला हुआ है, उसके बाद करीब 1.5 साल में ही यहां उपचुनाव की नौबत आ गई है। 3 निर्दलीय विधायकों को फिलहाल छोड़ दे तो प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और 4 संसदीय क्षेत्रों में आम चुनाव जून में होने जा रहे हैं। सियासी उहापोह के बीच जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहिए और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी। दरअसल हमीरपुर में सबसे बड़ा एक फैक्टर जो देखने को मिल रहा है वो है प्रदेश के मुख्यमंत्री का हमीरपुर से होने का इमोशन और फिर उन्हें खोने का डर। ऐसे में माना जा रहा है कि जनता अब यहां अपने मन की सुनेगी। खैर, हमीरपुर के सियासी घटनाक्रम किस ओर करवट लेते हैं यह तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यहाँ की जनता इस बार अपने मन की करने के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस में मंथन जारी। भाजपा हाईकमान अपने प्रत्याशी हमीरपुर को थोप चुका है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर अभी मंथन चला हुआ है। वर्तमान सिनेरियो को देखें तो सुजानपुर से राजेंद्र राणा जबकि बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल को भाजपा ने बतौर प्रत्याशी उतारा है। हमीरपुर सदर के निर्दलीय विधायक का इस्तीफा अभी फिलहाल विधानसभा स्पीकर ने स्वीकारा नहीं है, इसलिए यहां के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बाकी जिलों से मतलब नहीं।
मजेदार बात यह है कि हमीरपुर की जनता के साथ साथ विरोधी दलों के लोग भी हमीरपुर से मुख्यमंत्री नहीं खोना चाहते। सबका दो टूक कहना है कि उपचुनाव चाहे 6 सीटों पर हो या 9 सीटों पर, बाकी जिलों के परिणाम क्या होंगे इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन सब चाहते हैं कि हमीरपुर से उपचुनावों में सारी सीटें कांग्रेस जीते। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री इस बार जनता की सलाह मानते हैं या फिर मित्रों की। समाचार नंबर 5। विधानसभा में कांग्रेस के हिस्से के 1 लाख वोट ले गए थे बागी नेता। बागियों को मनाने के फार्मूले पर काम कर रही कांग्रेस की नजर उस वोट बैंक पर है जो विधानसभा चुनाव के दौरान हाथ से फिसल गया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 में से 7 सीटों पर बड़ी बगावत झेलनी पड़ी थी। इनमें से 4 सीटें पार्टी नहीं बचा पाई थी। पहले टिकट की मांग और उसके बाद बगावत कर चुनाव लड़े वाले नेताओं ने 7 विधानसभा क्षेत्र में 1,05,400 वोट हासिल किए थे। 4 विधानसभा सीटों में बगावत के बाद कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। चुनाव के दौरान मनाने की कोशिश सिरे न चढ़े के बाद कांग्रेस ने इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पार्टी हाईकमान की यह कार्रवाई इन नेताओं पर ही नहीं हुई, बल्कि इनके साथ देने वाले ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और अन्य कार्यकर्ता भी बाहर भेज दिए गए। लेकिन अब मौसम बदल चुका है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक बार फिर इन नेताओं की जरूरत आन पड़ी है। 5 विधानसभा क्षेत्र में इस बारे कोई फैसला नहीं हो पाया है। इनमें सबसे बड़ा नाम पच्छाद का है। यहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर कांग्रेस से टिकट कटने के बाद निर्दलीय मैदान में कूद गए थे। गंगूराम मुसाफिर यहां कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बने थे। मुसाफिर ने 13,187 वोट लिए जो कुल वोट शेयर के 21.46% थे। कांग्रेस उम्मीदवार दयाल प्यारी को 17,358 वोट मिले थे। यह वोट शेयर का 28.25% हिस्सा था। दोनों नेताओं के वोट का कुल योग भाजपा की रीना कश्यप के 21,215 वोटों से ज्यादा था, लेकिन यहां बगावत की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बगावत से रजनीश किमटा को मिली हार। दूसरा बड़ा नाम चौपाल का है। यहां से कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा को बगावत की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा था। निर्दलीय डा सुभाष मंगलेट 13,706 वोट ले गए थे जो कुल मतदान का 22.03% था। रजनीश किमटा को 33.49 तो भाजपा के बलवीर को 41.58% वोट मिले थे। सुभाष मंगलेट की अभी तक कांग्रेस में वापसी नहीं हुई है। अर्की विधानसभा क्षेत्र में भले की कांग्रेस चुनाव जीत गई हो, लेकिन कभी पूर्व मुख्यमंत्री स्व वीरभद्र सिंह के खास राजेंद्र ठाकुर निर्दलीय मैदान में थे। उन्होंने 26,075 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। यहां भाजपा के गोविंद शर्मा 13,444 वोट हासिल किए जो कुल मतदान का 18.28% था। संजय अवस्थी को 3,0897, राठौर को मिले थे 19,447। कांग्रेस के संजय अवस्थी को 30,897 वोट हासिल हुए थे जो कुल मतदान का 42.02% था। ठियोग विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के कुलदीप राठौर 19,447 वोट लेकर चुनाव जीते थे, लेकिन यहां कांग्रेस की तरफ से बागी विजयपाल खाची 4,576 वोट ले गए थे। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में हालांकि बगावत का कोई बड़ा असर नहीं हुआ, लेकिन यहां से बागी होकर मैदान में उतरने वालों के लिए भी अभी तक दरवाजे बंद ही हैं।
समाचार नंबर 6। 4,600 करोड़ की बिजली खरीद 1,100 में बेच रहा बोर्ड। बिजली बोर्ड प्रदेश में 4,600 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहा है और इस बिजली से महज 1,100 करोड़ रुपए की आय हासिल हो रही है। बिजली की कुल मांग का मात्र 18% उत्पादन बिजली बोर्ड का अपना है, जबकि 82% विभिन्न दरों पर सरकार और अन्य एजेंसियों से खरीद कर मुहैया करवा रहा है। बिजली बोर्ड कर्मचारी और अभियंता के संयुक्त मोर्चा ने बोर्ड की बिगड़ती वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई है। बिजली बोर्ड संयुक्ता मोर्चा ने इस बारे में रविवार को वर्चुअल बैठक का भी आयोजन किया। संयुक्त मोर्चा के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए तो बिजली बोर्ड का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक साल में बिजली खरीद की लागत लगभग 4,600 करोड़ रहती है और इसकी अदायगी समय पर न होने पर 15% से ऊपर सरचार्ज देना पड़ता है। इसमें से 125 यूनिट फ्री और अन्य सब्सिडी के रूप में लगभग 1,100 करोड़ रुपए की बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है। इसकी अदायगी बिजली बोर्ड को समय पर न होने से बोर्ड को वर्किंग कैपिटल संकट का सामना करना पड़ता है। पिछले कई दशकों से प्रदेश सरकार के हिस्से की बिजली का लगभग 650 से 950 मिलियन यूनिट उपभोक्ताओं के दृष्टिगत सस्ती दरों में देता रहा है, लेकिन 13 मार्च की मंत्रिमंडल में लिए फैसले से इस वर्ष से प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से की बिजली को बोर्ड को देने से मना कर दिया। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अफसरशाही के गलत निर्णयों के चलते बिजली बोर्ड भयानक वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है। समय पर कदम नहीं उठाए तो इसकी तालाबंदी सुनिश्चित है। इससे एक ओर जहां बिजली बोर्ड से जुड़े लगभग 50,000 कर्मचारियों और पेंशनर्स में उनकी सामाजिक सुरक्षा की निरंतरता बारे एक अनिश्चितता का माहौल पनप रहा है, वहीं बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि बोर्ड में पिछले 54 वर्षों में बोर्ड की ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। बिजली की नई दरों से पड़ेगा 2,300 करोड़ का भार। बिजली बोर्ड की 1 अप्रैल से लागू हो रही दरों से कर्मचारी नाराज हो गए हैं। दरअसल विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की जिन दरों को बढ़ाने का फैसला किया है, उसका भुगतान राज्य सरकार सब्सिडी के तौर पर करेगी। आयोग ने बढ़ाई गई बिजली दरों की अंतर राशि लगभग 1,200 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस तरह प्रदेश सरकार की कुल वार्षिक सब्सिडी 2,300 करोड़ रुपए हो गई है। इसका भुगतान राज्य सरकार को बिजली बोर्ड को तय समय पर करना होगा। ऐसे में वेतन, पेंशन समेत अन्य खर्च के लिए एक बार फिर राज्य सरकार का मुंह ताकने की नौबत बिजली बोर्ड को आ सकती है। इन सब बातों पर बोर्ड कर्मचारी नाखुश हैं। समाचार नंबर 7। देश की प्रथम लोकसभा में बिलासपुर के आनंद। इतिहास के पन्नों में बिलासपुर के नाम एक बड़ा तमगा दर्ज है। उस समय बिलासपुर सी स्टेट हुआ करता था। देश में 1952 में हुए प्रथम लोकसभा चुनाव में बिलासपुर के अंतिम शासक राजा आनंद चंद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए थे। 1954 में हिमाचल में विलय होने के बाद बिलासपुर प्रदेश का 5वां जिला बना था। इस जिला के विकास में राजा आनंद चंद की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1947 में भारत देश के आजाद होने के बाद भाखड़ा बांध निर्माण को लेकर योजना बन रही थी। उस समय राजा आनंद चंद ने कहा था कि हम उजड़ रहे हैं, इसके एवज में क्या मिला। उनके अथक प्रयासों की बदौलत 1948 में घोषणा के साथ ही बिलासपुर को सी स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था। उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिला हुआ करते थे, जिनमें महासू, मंडी, सिरमौर व किन्नौर शामिल थे।
जब देश में पहली लोकसभा चुनाव को लेकर कवायद शुरू हुई तो बिलासपुर से आजाद प्रत्याशी के तौर पर राजा आनंद चंद खड़े हुए थे। उनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी से राजा विजय चंद के वजीर रहे बाबू हरदयाल को मैदान में उतारा था। राजा आनंद चंद की विजय के पीछे एक बड़ी बात यह है कि ऐन वक्त पर कांग्रेस प्रत्याशी बाबू हरदयाल द्वारा अपना नाम वापस ले लिया गया, जिसके चलते निर्दलीय उम्मीदवार राजा आनंद चंद जीते थे। पंडित नेहरू के मुंह पर कह डाले थे कुछ वाक्य। प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार और लेखक रहे शक्ति चंदेल ने अपनी किताब में लिखा है कि 1952 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार मंडी में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। नेहरू के साथ राजा आनंदचंद को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उस समय राजा आनंदचंद ने कुछ ऐसे वाक्य पंडित नेहरू के सामने कह डाले थे जिससे वहां पर उपस्थित हर कोई हैरत में पड़ गया। स्वतंत्र पार्टी से जीता था विधानसभा चुनाव। प्रथम लोकसभा सांसद रहने के अलावा राजा आनंदचंद एमएलए और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। 60 के दशक में स्वतंत्र पार्टी के गठन के बाद वे घुमारवीं से चुनाव लड़े थे और जीते थे। बताया जाता है कि उस समय स्वतंत्र पार्टी की सभी 5 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई थी। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। समाचार नंबर 8। आचार संहिता के दौरान पकड़ा 1.20 करोड़ का नशा। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात 30 मार्च 2024 तक पुलिस ने 1.20 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं। प्रदेश की सीमाओं पर केंद्रीय पुलिस बल और प्रदेश के पुलिस जवान तैनात किए गए हैं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस नशा माफिया पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात 30 मार्च 2024 तक पुलिस ने विभिन्न मामलों में 1.20 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी है। पुलिस ने प्रदेश में विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी के दौरान एनडीपीएस एक्ट के 80 मामलों में 14.11 लाख रुपए की 7.05 किलोग्राम चरस, 676 ग्राम अफीम, 46.18 लाख रुपए की 659.75 ग्राम हेरोइन, 6.8 ग्राम स्मैक तथा 28,170 नशीली गोलियां जब्त की हैं। एक्साइज एक्ट के तहत 248 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 11.76 लाख रुपए की 3,921.712 लीटर देसी शराब, 14.65 लाख की 2,093.65 लीटर अंग्रेजी शराब, 95,000 की 475 लीटर बियर और 89,000 की 598 लीटर अवैध शराब तथा 82,080 लीटर लाहन जब्त की गई है। चेकिंग के बाद ही वाहनों को मिल रहा प्रवेश। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने जाने वाले वाहनों को चेकिंग के बाद एंट्री दी जा रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को 112 आपातकालीन सहायता नंबर व पुलिस विभाग की PHQ-HP@nic.in के माध्यम से साझा करें। समाचार नंबर 9। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश।
प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी दर्ज हुई है। यहां मार्च महीने के आखिरी दिन रिकॉर्ड 21 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है। ताजा बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति और किन्नौर में लोगों की मुश्किलें फिर बढ़ने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार लाहौल स्पीति के गोंडला में 21.8 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई है। कुकुसमेरी में 11.6 सेंटीमीटर, केलांग में 7.5 और कल्पा में 5.5 सेंटीमीटर बर्फबारी अभी तक हो चुकी है। इस अवधि के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश भी दर्ज की गई है। जिन क्षेत्रों में बारिश हुई है उनमें मनाली में 5 मिलीमीटर, भरमौर में 4 मिलीमीटर, सेओबाग, झंडुता, बाजुरा, औस, पूह, भुंतर एरो, बंजार, बिजाही, सैंज में 3 मिलीमीटर, रिकांगपियो, धर्मशाला, मंडी, ऊना, जंजैहली, सांगला, कल्पा, पालमपुर, देहरा, गोपीपुर, सुजानपुर, घमरूर, ऊना, रामपुर, नगरोटा, सूरिया, चंबा, डलहौजी, गोहर, कांगड़ा में 2 मिलीमीटर, रोहडू, पंडोह, गुलेर, जोगिंदरनगर, चुवाड़ी, बैजनाथ, सुंदरनगर, सलूनी, सरकाघाट, काहू, अघार, नादौन और भराड़ी में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा शिमला, सुंदरनगर और सोलन में ओलावृष्टि दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और अधिकतम तापमान में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश में रविवार को सबसे कम तापमान 0.2 डिग्री केलांग में जबकि उच्चतम तापमान धौलाकुआं में 31.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सोमवार को मौसम के साफ होने की संभावना जताई है। 3 अप्रैल से फिर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। राज्य में 274 सड़कें, 475 ट्रांसफार्मर ठप। बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में सड़कों के बंद होने का क्रम दोबारा तेज हो गया है। रविवार को 274 सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 259 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद हैं, जबकि किन्नौर में 22, मंडी में 5, कुल्लू में 3, चंबा में 2, शिमला और कांगड़ा में 1 सड़क बाधित हुई है। बर्फबारी की वजह से प्रदेश भर में 475 ट्रांसफार्मर में बिजली गुल हो गई है। इसमें लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 290, कुल्लू में 47, हमीरपुर में 40, किन्नौर में 20, चंबा में 19, जोगेंद्रनगर में 33, अर्की में 15 और ऊना में 11 ट्रांसफार्मर ठप हुए हैं। बोर्ड ने 24 घंटे में ज्यादातर ट्रांसफार्मर बहाल करने की बात कही है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।